तो मैं आपको बता रहा था कि लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स आए। तो एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स आने के कारण खेती आई, खेती के कारण लाइफ सीडेंट्री हुई, और सीडेंट्री लाइफ ने क्या हुआ, रीजनल मार्केट्स को जन्म दिया। रीजनल मार्केट्स में लोग क्या करते थे, जाते थे। तो जैसे आपने पैठ नहीं देखा है, वीकली हार्ट्स कहते हैं इन्हें, ये पैठ उस समय भी लगते थे, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। तो लोग एक जगह आकर पद रखते थे, दैट मार्केट बिकम द जनपद। समझ में आया? और ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन्स बने। जैसे आपने देखेंगे कुरु एक जनपद बनेगा, पंचाल जहां से आपकी क्या नाम है द्रौपदी आती है वो पंचाल एक बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे अवंती एक बनेगा, गंधार बनेगा, देखेंगे सब जनपद। और जनपद जब बहुत सारा, आप समझने लगी है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर डीप एग्रीकल्चर हो रहा है। कुल्हाड़ी के कारण वो पेड़ को काट के जंगल साफ करके भी एग्रीकल्चर कर ले रहा है, जंगल साफ कर देता है वो। पहले जंगल नहीं साफ कर पा रहा, एक घने जंगल को साफ करना और उस पर खेती करना बहुत टीडियस काम होता था, लेकिन अब उसके पास एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स है। तो हुआ क्या कि इन जनपद का वेल्थ बढ़ा, और वेल्थ बढ़ा तो राजा ने टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया इन कैश। जो ऋग्वेदिक पीरियड में वो कह रहा था बलि दे दो, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। अब वो कह रहा कंपलसरी देना है, नहीं तो ईडीआईटी भेज देगा घर। समझ में आया? तो टैक्सेशन, वेल्थ के कारण टैक्सेशन कंपलसरी हुआ, नए नए टैक्स आए, और नए नए टैक्स ने एक किंगडम्स को जन्म दिया। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि टैक्स थोड़ा कम है तो कुछ अमीर ज्यादा सोसाइटी पे रूल कर रहे हैं, वहां ओलिगार्की आई और उन्हें रिपब्लिक कहा गया। आज की रिपब्लिक की तरह नहीं कि आज की रिपब्लिक तो डेमोक्रेटाइजेशन के कारण आती है, ये वो रिपब्लिक्स थे जो वो अमीर ज्यादा कुछ ओलिगार्क्स रूल करते थे। कितनी जगह सरप्लस और टैक्स इतना ज्यादा हुआ कि वो मोनार्की में कन्वर्ट हो गए। सर्वत्र बिंबिसार, उसने अपने आप को एक रथ कहा। एक रथ का मतलब जिसका रथ ना रोका जा सके। अजय वो अश्वमेव यज्ञ कर रहा है तो उसका रथ रोकने की किसी की हिम्मत नहीं है, एक रथ है। उसने स्टैंडिंग आर्मी बना दी, यानी वो आर्मी जो अब टट्टुओं पे फोकस नहीं कर रही है, वो सरकार जिसके पास टट्टुओं की आर्मी नहीं है, वो सरकार जिसकी खुद की स्टैंडिंग आर्मी है। जैसे आज इंडियन आर्मी है या फिर हमारी देश की डिफेंस फोर्सेस है। और एक समय पर जब इतना पैसा नहीं होता था तो आप देखो कंट्रेक्चुअल आर्मी होती थी। पिंडारियों का नाम सुना होगा आपने, तेलंगी सोल्जर्स होते थे, 3 तेलंगी, इनका नाम सुना होगा आपने। आपने सुना होगा पाइका होते थे, रेबिलियन सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ये भी इस तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल आर्मी होती थी। तो अब कॉन्ट्रेक्चुअल की जगह लेटर वैदिक के बाद आर्मी भी स्टैंडिंग होने लगी, और बिंबिसार पहला आदमी था जिसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बनाई। 1 लाख गांवों को, 1 लाख क्या ना सॉरी 10,000 गांवों को, 10,000 गांवों के ग्राम जो प्रधान थे, ग्रामिका थे, उन्हें बुलाया और कहा मुझे टैक्स चाहिए। इसलिए बिंबिसार को आपने सुना होगा ग्राम भोजक भी कहा जाता है। तो अब ये जनपद जो थे वो किंगडम में कन्वर्ट होने लगे बिकॉज ऑफ वेल्थ, एंड दे बिकम महाजनपद। अंगुतिराय निकाया। और अगर आप पढ़ेंगे श्रीलंका के क्रोनिकल्स हैं, 2 बुक बुद्धिज्म पे लिखी गई है, और उसका नाम है दीपावंसा एंड महावंश। दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश नाम से ही पता चल रहा है कि किसी राजा के क्रोनोलॉजी के बारे में लिखा होगा। तो श्रीलंका के क्रोनिकल्स है दीपवंश और महावंश। उसमें बात करी गई है शोषण महाजनपद की, यानी 16 महाजनपद। कुछ महाजनपद रिपब्लिक थे, ओलिगार्की थी, और ये ओलिगार्की कोई डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस के कारण नहीं थी। जैसे आज भी हम रिपब्लिकिज्म की बात करते हैं, कहते हैं कि लोगों से चुना हुआ प्रतिनिधि ही आगे जाना चाहिए। लोगों से चुना हुआ है, एक वो ओलिगार्की होती है, वो रिपब्लिक होती है जिसमें कुछ अमीर रूल करते हैं। ये वो अमीर रूल, नोबिलिटी रूल करने वाली ओलिगार्की थी जिसे रिपब्लिक कहा गया। और कहीं कहीं बहुत ज्यादा वेल्थ हो गई तो वो मोनार्की बन गई, एक रात है वो।
अशोक तो बाद में आएगा तो बताएगा मैं देव नाम पिया हूं, देवों का प्रिय हूं, टाइटल बनने लगेंगे किंग के। विथ सेंट्रलाइजेशन टाइटल ऑफ द किंग्स मैटर, और वो इसलिए होता है कि केंद्रीकरण में जब तक आप किंग में भगवान का रूप नहीं देखेंगे तब तक उसकी हेजेमनी नहीं। अभी अभी हम देखते हैं, बाद में देखेंगे इस चीज को। तो लेटर वैदिक की पीरियड के बाद टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ एंड वी कम टू महाजनपद। सारे महाजनपदों को पढ़े एक एक बार करके सबको। क्या हुआ हर्ष बेटा, नींद आ रही है? पक्का चले तिवारी, कुछ क्वेश्चन? और सिंपल सी बात है, जैसे वैदिक काल में युद्ध होते थे, जैसे हमने 10 राजन युद्ध सुना जिसमें भ्रत्सु जो किंग था सुदास, भ्रत्सु भरत ट्राइब का जो किंग था सुदास, उसने नो कॉन्फेडरेसी के किंग्स को हरा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पुरुषनी, रिवर आल्सो नोन एज रवि, उस पुरुषनी रिवर पे हरा दिया। और यहीं से स्टार्ट हुआ वो 10 राजन युद्ध का। धीरे धीरे वो युद्ध इतना बड़ा होगा कि इसी काल से जस्ट पहले एक युद्ध लड़ा जाएगा जिसका नाम है महाभारत। ठीक है, कुरु जो पहले एक मोनार्की होती थी, महाभारत युद्ध के बाद वो कन्वर्ट हो गई इनटू ओलिगार्की, क्योंकि इसकी पावर भी कम हो गई। और हस्तिनापुर जो एक समय पे कैपिटल होती थी, वहां फ्लड्स आ गए। चल है आगे। तो आईवीसी के डिक्लाइन में नहीं जाएंगे, ये सब हमने बात कर ली थी। हो गया भाई, कौन बात कर रहा है? ये सब हमने बात कर ली थी बेटा। ये संहिता वमिता देख ली थी, यजुर्वेद ब्राह्मणास। आ जाओ यहाँ आ जाओ, ये सब पढ़ेंगे आगे, थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम एक एक करके एक एक महाजनपद के बारे में जानते हैं। तो पहले तो कुछ मोनार्की हैं, आप खुद देख सकते हैं। मोनार्की वो होंगी जहां वेल्थ ज्यादा है या कम है। वेल्थ ज्यादा होने के कारण सेंट्रलाइजेशन आता है या वेल्थ कम होने के कारण? और वेल्थ ज्यादा सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करती है, सेंट्रलाइजेशन फर्दर वेल्थ को प्रमोट करता है। इसलिए आम आदमी सेंट्रलाइजेशन ज्यादा प्रेफर करता है, चाहे 22 तारीख को इनॉग्रेशन हो। कांग्रेस भी मूर्ख है, मतलब ये क्या ब्लंडर है। राम एक भावना है और आप उसे अगर इतना पॉलिटिक्स में जोड़ोगे तो आप मूर्खता कर रहे हो। मुझे लग रहा है अपना अस्तित्व खो देना है ये। अरे कोई आदमी बिल्कुल न्यूट्रल भी होगा, वो भी कहेगा कि हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके बाद राम मंदिर का भव्य समारोह हुआ है, उसमें हर किसी को खुशी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो कांग्रेस दे देते हैं। क्या डिनाई कर दो, जाने से नहीं जाएंगे। मूर्ख है ना इनका। तो मुझे लग रहा थिंक टैंक कौन है, उस थिंक टैंक ने ये सोच रखा इसे खत्म करना है। और आज भी सोच रहे हैं अंग्रेजों के ऊपर वोट ले जाएंगे। अरे लोगों में ग्राउंड लेवल पे बिपिन चंद्र नहीं पढ़ी जाती कि झूठ हिस्ट्री पढ़ा के तुम उसे बेवकूफ बना दोगे। ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं पढ़ रहा बिपिन चंद्र कि बता दो अंग्रेज आए लूट के चले गए और ये है। ग्राउंड लेवल पे सबको पता है अंग्रेजों ने इतना नहीं लूटा जितना इंडियंस ने लूटा है। दे आर हैंड इन हैंड। आदमी जमींदार से ज्यादा परेशान रहा है, जिसके ऊपर इवन राइट टू फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी खत्म कर दिया गया। वो अंग्रेजों से ज्यादा परेशान नहीं था। ठीक है, तो 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो राजा की चापलूसी करके आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे वो जिनको मौका नहीं मिला। समझ में आया? यही 2 तरह के लोग होते हैं। चलो बाकी तो वेल्थ के कारण, वेल्थ समझते हैं ना, एग्रीकल्चर भी है उसमें, हर चीज की इकोनॉमी सारी वेल्थ है। वेल्थ के कारण कोई भी गणराज्य मतलब रिपब्लिक्स, जहां पे कुछ अमीर ज्यादा हैं वो रूल करते हैं। और दूसरी है मोनार्की, यहां पे राजा एक रात है, सर्वोच्च है। तो जहां वेल्थ होगी वो सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करेगा, या जहां वेल्थ नहीं होगी वो सेंट्रलाइजेशन होगी। इसलिए आप देखो, और फिर पड़ोसियों को ज़्यादा दिक्कत भी होती है, वेल्थ ज़्यादा होने लगती है ना। लेकिन अगर आपके पास वेल्थ ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मालदीव क्या सोचता, नेपाल क्या सोचता है, चिट्टू पुट्टू है ये। समझ में आया? वेल्थ सुप्रीम,
इतना सुप्रीम है कि जिसके पास वेल्थ उसकी हेजेमनी रहती है। पहले यूएसए के पास थी, उसकी हेजेमनी रही। उससे पहले ब्रिटेन के पास थी, उसकी हेजेमनी रही। उससे पहले अरब के पास थी, उसकी हेजेमनी रही। उससे पहले इंडिया के पास थी, उसकी हेजेमनी रही। तो इट्स ऑल अबाउट वेल्थ। चलो, तो बात यह है कि जिन जिन जगह, अब जो पहाड़ी एरिया हैं वहां तो वेल्थ होगी नहीं, तो बाय नेचर वो रिपब्लिक होंगे। पहाड़ी एरिया है, ये देखो, ये जो एरिया मिलेंगे आपको, ये वाले, ये तो पहाड़ी एरिया है, तलछटी है, यहाँ पे कौन सी वेल्थ? तो ये सब कौन से होंगे? रिपब्लिक्स। जब बीच कोर का एरिया होगा वो क्या होगा? रिपब्लिक, मोनार्की। समझ में आई बात? एक एक करके सारी देखते हैं और सबकी कहानी भी कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो सबसे पहले आ जाते हैं, ये सब निकाल लीजिए, कैपिटल क्या है और ये क्या है वो क्या है। आप सबके पास ये डॉक्यूमेंट होगा, सबके पास है ना, बुक लेके आए करो, बुक भी दे रखी है मैंने। अब टाइम इमेमोरियल चाणक्य भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी थ्योरी चाणक्य की मैं बताना चाहता हूं आपको। उसने एक थ्योरी दी, आल्सो नोन एज राजमंडल थ्योरी। क्या है? राजमंडलम थ्योरी। संस्कृत है तो एम के नीचे हलंत लग जाता है, वैसे आप राजमंडल कह सकते हैं, वैसे मंडलम कह सकते हैं। मंडलम थ्योरी में कौटिल्य, चाणक्य, आल्सो नोन एज विष्णुगुप्त, बताएंगे इस तीनों नाम में क्या डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि इफ स्टेट आर ऑर्गेनाइज इनटू कंसेंट्रिक सर्कल, यानी अगर स्टेट को कंसेंट्रिक सर्कल में ऑर्गेनाइज किया जाए तो जो भी इवन संख्या होगी वो एक दूसरे की दोस्त होगी। जैसे यहां इंडिया ले ले तो इंडिया के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान। तो बात यह है कि इवन संख्या आपस में दोस्त होगी, ओड संख्या यानी इवन दोस्त होंगे, ओड दोस्त होंगे, और अड़ोसी पड़ोसी हमेशा दुश्मन होंगे। ओड इवन की जोड़ी कभी चलेगी ही नहीं। तो हमेशा इवन या ओड हो, कोई भी स्टेट हो, उसे यह सोचना चाहिए कि बगल वाले ओड या इवन स्टेट को कैसे खत्म कर दिया जाए। पूरी पॉलिटिक्स तब से लेकर आज तक यही चलती आई है। या तो आप इतने बड़े देश हो कि आपका ओड बगल में क्यूबा हो जिसका कोई अस्तित्व ना हो, मैक्सिको हो जो आप पर ही डिपेंडेंट हो, कनाडा हो जो भीगी बिल्ली हो आपके आगे, या फिर आप उन स्टेट के आसपास की पॉलिटिक्स खत्म कर, चाइना, हाँ मतलब एवरीवन। तो राजमंडल थ्योरी है चाणक्य की। अब इस राजमंडल की थ्योरी पे चले तो मगध का ऑब्वियस दुश्मन होगा अंग, ऑब्वियस है ये। मगध का ऑब्वियस दुश्मन होगी काशी, अवंती का ऑब्वियस दुश्मन होगा मत्स्य, ऑब्वियस दुश्मन होगा चेदी, ऑब्वियस। समझ में आया? तो सबसे पहले कौन किसको कॉन्कर करेगा? अपने बगल वाले को। एवरीवन, सो ऑब्वियस है, पर पता नहीं लोग करने लगते हैं मगध कॉन्कर बाई अंग, ये अंग, और फिर पता चला अवंती कौन, चेदी वाज कॉन्कर बाई अवंती। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, सो ऑब्वियस है ये। एवरीवन, तो अब एक एक करके देखते हैं, एक एक करके महाजनपद को। तो सबसे पहले जैसे मगध अंग को वो करेगा, उसके बाद कौशल पुत्र श्री राम, कौशल्या यहीं से आती थी, एक महामाया है, गौतम बुद्ध की मदर है, यहीं से आती थी। अयोध्या इसी में आता है। और आपने एक नाम सुना है लुम्बिनी के फॉरेस्ट, कौशल साम्राज्य में आते थे वो। तो अब सब करके एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। तो कौशल किसको कैप्चर कर लेगा? सो ऑब्वियस है, आती। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले एक एक करके लिख ही लो, आप लिख लो बेटा, और मैं इसके पीछे है ना आपको कहानी बताता चलूंगा। ठीक है, महाजनपद पे लिखो, सबसे पहले लिखो कुछ रिपब्लिकन। सबसे पहले रिपब्लिकन से स्टार्ट करते हैं। ये है नहीं ना इसमें, रिपब्लिकन कैपिटल्स एंड रिपब्लिकन। तो सबसे पहले लिखो महाजनपद में वैशाली, वैशाली ये गण परिषद है। अब देखा जाए तो वैशाली अगर देखा जाए तो ये वाली जगह है वज्जी की। अगर ये पाटलिपुत्र देख रहे हैं ना, पाटलिपुत्र अगर गंगा के इधर है, पटना, गंगा के उधर जाएंगे तो एक एरिया पड़ता वैशाली, उस वैशाली एरिया की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला?
पटना के इधर, मतलब गंगा के इधर पटना पड़ता है, पटना के उधर वैशाली पड़ता है, ठीक है। तो पटना के उधर जो वैशाली है वो वृज्जी की कैपिटल थी। और ये कौन थे वृज्जी? वृज्जी एक्चुअली में बात ये, जितनी भी ये महाजनपद की साइट है ये ट्राइब के ऊपर बेस्ड है। जैसे वृज्जी की जो सबसे फेमस ट्राइब थी उसका नाम था लिच्छवी। लिच्छवी तो ये एक कन्फेडरेसी थी। तो क्या था, 7 से 8 ट्राइबल चीफ एक साथ आए और उन्होंने जो लिच्छवी ट्राइब थी उसके किंग को अपना किंग मान लिया। तो एक तरह की ओलिगार्की है, गणराज्य है। समझ में आया? तो वैशाली के बारे में लिखो, वैशाली इज द कैपिटल ऑफ वज्जी कन्फेडरेसी, द ग्रुप ऑफ 8। नेक्स्ट लिखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग लिच्छवीज, लिच्छवी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग लिच्छवी, ठीक है। नेक्स्ट अगर लिखना है लिच्छवी के बारे में तो आपको ये पता है महावीर जैन की मदर का नाम, महावीर जैन की मदर का क्या नाम था? महावीर जैन तो सब नाम जानते हैं ना, कोई ऐसा है जिसे महावीर जैन का नाम ना पता हो? इनकी मदर का क्या नाम है? त्रिशाला। वैशाली से थी। कहां से थी? और त्रिशाला जो है एक प्रिंसेस थी। तो इनके फादर का नाम किंग चेतक था। चेतक, चेतक की पुत्री थी, नहीं पुत्री नहीं, सिस्टर थी। चेतक की सिस्टर थी, लिख लो चेतक की सिस्टर, ठीक है। फर्दर लिच्छवी जो है मोस्ट पावरफुल गणराज्य था, तो लिखो इट वाज द मोस्ट पावरफुल गणराज्य। ठीक है। बाद में देखो, इसलिए बिंबिसार जो मगध में है, मगध में अभी आऊंगा मैं, उसमें किंग बिंबिसार है। बिंबिसार की महावीर जैन से रिलेशन है। वो महावीर जैन जो है, बिंबिसार एक्चुअली में क्या है ना, एक लड़की की त्रिशाला की शादी हुई थी महावीर जैन के फादर से, जिनका नाम था क्या? चेतक, नहीं सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ। चेतक तो इनके फादर, वो भाई का नाम है। दूसरी जो बहन थी इनकी शादी हुई थी किंग बिंबिसार, शायद उनका नाम चिल्लाना था। क्या नाम था? चिल्लाना। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि रिश्तेदारी आपको थोड़ी बहुत पता हो, बाकी ये पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछी नहीं जाती। चिल्लाना किंग ऑफ बिंबिसार की, ये भी जो चेतक किंग है उसकी बहन ही है चिल्लाना, ठीक है। तो बिंबिसार की वाइफ और महावीर जैन की मदर दोनों बहनें थी, एवरीवन। इसलिए महावीर जैन और बिंबिसार की दोस्ती अच्छी खासी थी। इसलिए आप समझिए किंग बिंबिसार का ये ससुराल लगेगा, ठीक है। और अजातशत्रु के मम्मी का मायका, अजातशत्रु बिंबिसार का लड़का है अजातशत्रु। अब आप समझो कितना एट्रोसियस होगा। सबसे पहले वो पावर में आया, अपनी मम्मी के मायके पे हमला करा उसने, और लिच्छवी को कहा खत्म करो। एंड दैट वृज्जी वाज कॉन्कर्ड इनटू द मगध। क्या? हाँ ठीक है, इसकी भी स्टोरी हम देखेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आओ, लिख लोगे या लिखवा दूं ये बात? हाँ लिख लिया ना, चलो आओ नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट आ जाओ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? और भी कुछ है? नेक्स्ट आओ, अंग। अंग, चंपा वाज द कैपिटल। अंग का रीजन देखें तो भागलपुर से जो वेस्ट बंगाल का एरिया है ये अंग के अंदर आता था। ये जो ब्रिज्जी देख रहे हैं, ब्रिज्जी, इसका एरिया क्या है? ये देखो, मगध का एरिया है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। समझ में आया? ब्रिज्जी का एरिया है आपका जो ये आज मिथिलांचल का रीजन है। मिथिलांचल यानी गंगा के उस पार, जो मुजफ्फरनगर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, वैशाली, उसके बाद आप देखेंगे झारखंड का गिरिध, ये सब एरिया ब्रिज्जी के अंदर आता है। इतना एरिया, अरे जहां आज मिथिलांचल की बात हो रही है, ठीक है, जहां से सीता मां है, सीतामढ़ी से, वो सब एरिया किसका है? ब्रिज्जी का। अब अंग की बात कर रहे हैं। अंग का एरिया है भागलपुर के बाद का। तो भागलपुर
और ये वेस्ट बंगाल का एरिया सब अंग में आता था। अंग रसम, अंग साम्राज्य, साम्राज्य तो क्या है, किंगडम है, चुटकू पुटकू, साम्राज्य नहीं है, अंग। तो लिखो अंग की कैपिटल क्या है, चंपा, चंबा मत लिख देना हिमाचल प्रदेश, ये चंपा है, ठीक। इस रिवर के नाम पर है, इट वाज द कैपिटल वाज नेम्ड ऑन द रिवर चंपा। तो सबसे पहले मगध क्या करेगा, देखो पहले क्या होता था, मगध से पहले क्या होता था, अंग के पास भी आप देखो लोहे की माइंस है। वेस्ट बंगाल जाओगे तो वहां पे भी बहुत सारी लोहे की माइंस मिलेंगी। और जो मगध का झारखंड और बिहार का एरिया, वेस्ट बंगाल, वो तो मिनरल रिच बेल्ट ही है पूरी इंडिया की। नोया मुंडी आयरन माइन है, घाटशिला कॉपर माइन है, जादूगुड़ा यूरेनियम माइन है। नेम एनी मिनरल यू विल फाइंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। इतनी नींद का आ रही है तुझे, हाँ? कितने बजे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 6 बजे राम का नाम लिया सुबह। ये योन मत करा करो क्लास में। योन का मतलब है ईदर यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और सेकंड हो सकता है या तो तुम इंटरेस्टेड नहीं हो या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तीसरा आ सकता है टीचर फ्लॉप है। तीनों चीज में आई विल नॉट टॉलरेट एट ऑल। नहीं तो कॉफी मंगवा ले फिर, लेकिन योन नहीं, योन इज नॉट अलाउड। एक तो बस यही मुझे पसंद नहीं है, आप लिटरली सो जाओ, आई डोंट केयर एट ऑल। योन का मतलब है कि मुंह पे बेइज्जती कर देनी, समझ में आया? चलो, तो चंपा की बात कर रहे थे, तो चंपा मैं आपको बताता, अंग के पास भी आयरन है, मगध के पास भी आयरन है, लेकिन मगध के पास एक चीज है जो अंग के पास नहीं है, और वो चीज है रिवर का ट्रेड। और रिवर के ट्रेड से आने वाली वेल्थ, उस रिवर की ट्रेड से आने वाली वेल्थ में, और बिंबिसार के एक्यूमन ने मगध को एक पावरफुल बना दिया। और मगध ने, बिंबिसार ने सबसे पहले जाकर इस अंग की अंग तोड़ दिए। तो लिख दो, द अंग वाज कॉन्कर्ड बाय मगध बाय द टाइम ऑफ बिंबिसार। पहले अंग भी पावरफुल होता था, ठीक है, चले बेटा, हाँ अब उसी ने दिया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आ जाओ अपनी मगध। मगध बहुत बड़ा है, मगध रुक जाओ, कौशल आओ यार, कौशल पुत्र कौशल है ना, अयोध्या कौशल। मगध बहुत बड़ा है भाई, मगध बाद में कराएंगे, मतलब बाद में क्या, आज ही कराएंगे, लेकिन इन सबके बाद उसकी कहानी सबसे जुड़ी हुई है, उसी की कहानी अवंती से भी जुड़ी है, सबके से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कौशल। कौशल की कैपिटल क्या है? कौशल की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती। तो लिख लो पहले बात, तो इधर उधर हो गया ऐसा। तो श्रावस्ती कैपिटल ऑफ कौशल किंग। अब सुनो क्या क्या है, कौशल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कौशल में महामाया, गौतम बुद्ध की जो मदर है, उनका ससुराल था, ससुराल नहीं मायका, मतलब जहाँ जन्मी है वो, यार ये मुझे फादर्स होम, ठीक है, तो मायका था, ये लिख लो महामाया का। दूसरी बात, कौशल्या, राम की जो मदर है वो यहीं से आती है। दूसरी बात, ये कौन कर रहा भाई ऐसे, ये क्या हो रहा है? मिस्टर बीन बन जाऊं क्या मैं? हैं, ये मक्खी है या किसी ने भेजी है जादू टोना करने के लिए? मैं गई या नहीं? इधर आओ, मजे ले लिए बहुत, चलो मत। तो बात हो गया। दूसरी चीज, यहां पर एक और चीज है कौशल में, यहीं पड़ता है आपका आज का अयोध्या। अयोध्या भी यहीं है, ठीक है। कौशल्या में ही एक फॉरेस्ट आपने सुने होंगे जिसका नाम है लुम्बिनी। पहले लुम्बिनी देखा हो तो आपने, लुम्बिनी तरह का एरिया है, नेपाल और हिंदुस्तान बॉर्डर पे है, इंडिया बॉर्डर पे है। हिंदुस्तान तो नॉर्दर्न इंडिया के लिए यूज करते हैं टर्म, बताएंगे हिंदुस्तान वर्ड कहाँ से आया। भारत तो समझ गए ना कहाँ से आया, सारे वर्ड्स का मतलब भी बता दूंगा। तो क्या है, भारत और इस बॉर्डर पे यहाँ पर लखीमपुर खेरी और ये वाला एरिया देखा, सब कौशल में आता था। और कौशल में उस समय नेचुरल फॉरेस्ट होते थे। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नेचुरल फॉरेस्ट को हटाकर आर्टिफिशियल क्विक वैरायटी के जो ट्री है वो फॉरेस्टेशन के अंदर, REDD के अंदर यहाँ लगाती है।
क्वेश्चन है वाई, क्यों लगा? ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ, इस समझ में आया? तो इसलिए फॉरेस्टेड बेल्ट है, इसलिए आर्टिफिशियल फॉरेस्टेड बेल्ट, क्विक मैच्योरिंग वेराइटीज ऑफ टिम्बर लगाया जाता है यहाँ पर। चलिए, तो ये लुम्बिनी जंगल यही कौशल्या में मिलता था। फर्दर एक चीज और है, जितनी भी हम देख रहे हैं जितनी भी हम ये किंगडम देख रहे हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, यहाँ पे मड फोर्ट मिले हैं। मड फोर्ट का मतलब मिट्टी से बने हुए फोर्ट, मड फोर्ट कहते हैं, मिट्टी और ईंट का जोड़कर, ठीक है। मोर्टार अभी नहीं आएगा, दिल्ली सुल्तानों में मोर्टार आएगा, अभी मोर्टार नहीं है। अभी मत लगा देना प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट। तुझे नींद बहुत आ रही है बेटा, तेरे से मैं पूछ लूंगा। चलो, फिर कौशल का दुश्मन सबसे बड़ा कौन होगा? कौशल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? पंचाल तो यार रोहिलखंड का एरिया, छोड़ो उसे। काशी यार, मल तो रिवर के उधर साइड है, ठीक है। और रिवर एक बहुत बड़ा नेचुरल फ्रंटियर है, नेचुरल बैरियर है बेटा। रिवर एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से कितनी बार ओब्लिवियन रखता है, इसलिए कहते हैं नदी पार के, गंगा पार का, यमुना पार का ओब्लिवियन रखता है वो। तो नदी पार का तो नहीं लड़ने जाएगा। सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? तो काशी एक समय पर बड़ी पावरफुल जगह, उससे कौशल ने कॉन्कर कर दिया, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार बड़ा तेज था। बिंबिसार में एक बात बताऊं, अगर आप मगध को, मगध एम्पायर कोई बनाएगा तो उसके बीज डालने वाला बिंबिसार है। उसके बाद अशोक जो मौर्यन एम्पायर मगध में लेके आएगा, वो कहां से कहां ले जाएगा यार इसे, फ्रॉम अफगानिस्तान टू द ब्रह्मगिरी ऑफ कर्नाटका। और बिंबिसार कैसे इतना तेज था? पहले तो वो वार करता था, अगर मान लो उसे लगा डिप फोटो, हंसू क्या 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 बना लो, कॉन्शियसनेस हो, इधर आओ, हो गया तुम्हारा बात। तो बात ये हम कर रहे थे कि मगध की काशी एक समय पर बड़ा पावरफुल होता था, लेकिन कौशल ने उसे कॉन्कर कर दिया। मगध में थे बिंबिसार या तो डायरेक्ट किसी को कंट्रोल कर ले, दूसरी होती थी उनकी मैरिज डिप्लोमेसी, कि वहां की अगर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को हरा नहीं सकते, तो वहां की बच्ची लड़की से शादी कर लो। शादी करने में क्या होगा? मैटरनल हो जाएगा आपका, तो आप पर ये युद्ध नहीं करेंगे। अब सुनो, कौशल के राजा थे प्रसन्नचित, उनकी बहन से शादी हुई बिंबिसार की, और डाउरी में काशी उन्हें मिला। क्या मिला? डाउरी में। अब सुन, इनके बाद आया इनका लड़का, जो अपने पापा को ही मार के आया, और वो लड़का आता था मदर से, मदर आती थी वृज्जी से मदर थी ना। तो जैसी अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, अपने ही फादर को मारा, 3 शादियां करी, 3 शादियां करता था वो। अजातशत्रु को भी बुरा लगा, उसने कहा पहले इसकी गर्दन हटाओ, ये बुढ़ापे में भी नहीं मान रहा। तो ये हमेशा याद रहे इसलिए बताया है, इसका कोई पीजे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ, तो मगध, इधर आ जाओ। मगध वृज्जी से कौन आता था? अजातशत्रु की मां। तो पहले क्या हुआ, कौशल में जैसी अजातशत्रु ने मगध में बिंबिसार को मारा, कौशल ने कहा हमारी काशी वापस दे दो, डाउरी में दी थी तेरे बाप को, तेरे को नहीं दी थी। अजातशत्रु का अच्छा मुझे नहीं दी थी, वो कहना नहीं दी थी। तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ वहीं पर। तो वहां तक भी चला गया, फिर समझ गया, काशी तो ले ही ले आया, कौशल भी ले आया। फिर क्या मल्ला की बात बताता, मल्ल का यार रिवर प्रोटेक्ट कर रही है, रुक जा, एक दुर्ग पे है ये, समझ में आया? तो इसने कहा कि छोड़ मम्मी की बात छोड़, सौतेली माँ है, कौन क्या है, काशी तो दे ही दे, कौशल भी साथ के साथ दे दे। तो अजातशत्रु ने ऐसे वहां तक ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। आगे चले, अब आगे चलते हैं। मल, तब से मल कर रहे हो, पढ़ो मल को। क्या बेटा? मल की बात करते हैं। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल। कुशीनगर जो है इसकी कैपिटल है मल की कैपिटल क्या है? कुशीनगर। और देखिए जो नॉर्थ के, मतलब मगध के बिल्कुल नॉर्थ में है मल। और एक चीज के लिए फेमस है मल। वो चीज क्या है कि आप ये देखिए, मल में एक जगह है पावा।
पावापुरी। उस पावापुरी में महावीर जैन ने महापरिनिर्वाण लिया था, यानी अपना देह त्यागा था। इसी जगह एक जगह है खुशीनगर। खुशीनगर में आपके किसने देह त्यागा था? गौतम बुद्ध ने। तो मल इसलिए भी फेमस है, तो लिख लो इस बात को, मल के बारे में। वर्धमान महावीरा डाइड इन द प्लेस ऑफ किंग सस्तीपाल ऑफ मल। सस्तीपाल ऑफ मल, ठीक है। इवन गौतम बुद्ध डाइड मत लिखो, टुक महापरिनिर्वाण। मरते तो तुम और मेरे जैसे लिखो लोग। टुक महापरिनिर्वाण इन द कैपिटल ऑफ मल खुशीनगर। कैपिटल ऑफ मल खुशीनगर। चले आगे। अब आ जाओ नेक्स्ट। हम आ जाते हैं, कौशल हो गया, चंबा हो गया, राजगिरिया हो गया, कौशाम्बी। वत्स, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वत्स की, लेकिन पहले लिख लो वत्स, इसे याद कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहीं के वहीं कर देंगे हम, ठीक है। वत्स की बात करें तो एक इसकी कैपिटल कौशाम्बी है। आज इसे इलाहाबाद कहा जाता है, फिर यूपी में इसमें नाम चेंज हो गया प्रयागराज, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, सरस्वती, गंगा और यमुना का। सरस्वती का पानी सारा ले गई थी यमुना, तो सरस्वती तो रही नहीं। कुछ लोग आसे उसे घग्गर हागरा के पैलियो चैनल से उसे आइडेंटिफाई करते हैं आज भी। समझ में आया? तो खुशीनगर है वत्स की कैपिटल। वत्स के बारे में एक चीज तो ये याद रखना है आपने कि कौशाम्बी वाज द बिगर कैपिटल ऑफ वत्स। काफी बिगेस्ट ट्रेड सेंटर था, क्योंकि आप देखो गंगा का ट्रेड, यमुना का ट्रेड कहाँ मिल रहा है। ये इतनी इंपॉर्टेंट सिटी रही है कि आदि शंकराचार्य जब बुद्धों से लड़ने के लिए अपनी नाग फौज की आर्मी बनाएंगे तो उसका पहला अखाड़ा कौशाम्बी में। और यहाँ पर जो चौमासों के बाद नहाया जाता था और एक पूरा पर्व होता था, इसके बाद ये चेंज हो जाएगा कुंभ में। हिंदुइज्म कल्चरेट द अंटायर बुद्धिज्म। जो आपने देखा होगा कुंभ होता था, चौमासों के बाद नहाते थे। बुद्ध में एक कंसेप्ट था, और 12 साल में एक ऐसा आता था जहाँ पे महा चौमासों के लिए नहाया जाता था। बुद्ध के जो मॉन्क्स होते थे नहाते थे यहाँ पर। शंकराचार्य की आर्मी आई, नागा आए, भगाया यहाँ से, और यहाँ पर स्टार्ट हो गया कुंभ। अरे दिखा देंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मत कह देना आप ऐसे बोल, ठीक है। तो वत्स वहाँ पे कैपिटल थी। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो आपको पता है कुरु की कैपिटल हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर में आया फ्लड, और फिर आपने देखा होगा फ्लड के बाद कुरु की कैपिटल हस्तिनापुर ही रही, जिसमें जो पांडु थे, पांडु पुत्र इंद्रप्रस्थ आ गए। इंद्रप्रस्थ के ऊपर फिर लड़ाई हुई कि इतना भी राज्य नहीं दिया। लड़ाई हुई, और लड़ाई होने के बाद ये पूरा साम्राज्य, पहले जो मोनार्की था बाद में रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे फ्लड आए, और कुरु हस्तिनापुर से शिफ्ट होकर कहाँ आए? इलाहाबाद। इसलिए महाभारत में एक चीज आप नोटिस करोगे, हर किसी को वत्स पुत्र कहा जाता है। हे वत्स, कहाँ जा रहे हो? खाना खा लो। कहेगा नहीं, चाय पीनो की वीडियो बनाऊंगा। तो वो वत्स जो है वो यहां से आता, ठीक है। तो लिख लो एक बार, इन लेटर वैदिक पीरियड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हस्तिनापुर। नहीं समझ में आया तुझे क्या बोला मैंने? In later Vedic period, after the decline of Hastinapur, the Kuru relocated towards the Kosham village of Koshambi, and they started growing cotton. Near Ganga Yamuna Dwab. गंगा यमुना द्वाब का मतलब जो बीच का एरिया होता है, द्वाबा। दूसरी चीज, एक अवंती हम साम्राज्य पढ़ेंगे जो मगध का मेन दुश्मन रहेगा। बिंबिसार अवंती को हरा भी नहीं पाएंगे, और अवंती को इसलिए नहीं हरा पाएंगे क्योंकि इसका किंग जो है प्रद्योत इसका किंग है अवंती का। उसे हरा इसलिए भी नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास भी भाई ये मालवा का रीजन है ना। हाँ, अफीम वाला मालवा का रीजन है। इसमें मालवा आता है, मेवाड़ आता है, और ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं ना, ये रिवर है नर्मदा के नीचे भी अप टू मतलब नर्मदा के नीचे भी इवन सतपुरा तक
ये अवंती का एरिया आता था। ये इवन गुजरात का एरिया भी अवंती में आता था, इतना आप समझ लीजिए। और उस समय गुजरात हमेशा से प्रॉस्परस रहा है बेटा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, किसी आदमी के कारण नहीं हुआ, ये वैसे भी प्रॉस्परस है, कोस्टल सिटी। तो अवंती के एरिया में किंग थे प्रद्योत। बिंबिसार चाहते थे उन्हें हरा के पूरी अवंती पूरा साम्राज्य ही बना ले, लेकिन फिर प्रद्योत भी उतना ही पावरफुल था, क्योंकि इसके पास भी वो आयरन ओर्स की माइंस थी, इसके पास भी कॉपर था, मालवा का प्लेटू आयरन रिच है, वो वैसे ही बेसाल्ट से बना हुआ है, तो वैसे भी आयरन रिच का एरिया है ये। तो इन्हें बिंबिसार नहीं हरा पाए। किस्मत बिंबिसार की कि अवंती का जो किंग प्रद्योत था उसको जॉन्डिस हो गया, हिंदी में पीलिया। जॉन्डिस जब हुआ तो उसकी दवा खाली आयुर्वेद में ही है। आप जॉन्डिस की दवा एलोपैथिक में नहीं देखेंगे ज़्यादा। तो ब्लड में बिलुबरीन जो होता है, लीवर उसे प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, तो आपने देखा आँख हाथ पैर पीले पड़ जाते हैं, इसलिए इसे पीलिया कहते हैं। तो इसका इलाज खाली आयुर्वेद में ही है। आज भी आप देखेंगे एलोपैथिक इतना अच्छा इलाज इसका नहीं देती। तो मगध में बिंबिसार का एक लड़का था, और वो एक तरह से आप समझ सकते हैं इलीगल सन था, उसका नाम था जीवक, एक बहुत बड़ा फिजिशियन ऑफ दैट टाइम। नाम सुना जीवक का? जीवक, अ ग्रेट फिजिशियन ऑफ दैट टाइम। अरे नाम नहीं सुना जीवक का? कैसे कैसे लोग हो जिसमें से कुछ तो एंशिएंट हिस्ट्री दोबारा पढ़ रहे हैं। अब छोड़ो, इसे चल नहीं रहा। चल क्यों नहीं रहा? इतना महंगा इंटरनेट जियो का नहीं चल रहा क्या इंटरनेट? छोड़ो, देख लेना घर जाकर। जीवक छोड़ो, उसे नहीं चल पता। तो मगध ने जीवक अवंती भेजे, और किंग प्रद्योत का जो जॉइंटिस था वो ठीक हो गया। प्रद्योत ने कहा सॉरी शक्तिमान, हम दोनों आपसे दोस्त हैं और एक दूसरे पे कभी लड़ाई नहीं करेंगे। अजातशत्रु को ये बात भी बुरी लगी। उसने कहा पापा जो है ये तो खाली शादी करता है या दोस्ती। और पाप को हटाने के बाद सबसे पहले अवंती पे मुहिम डाली, लेकिन अवंती को नहीं हरा पाया। फिर उसके बाद उसका लड़का आया, वो भी नहीं हरा पाया। डायनेस्टी चेंज हुई और डायनेस्टी आई शिशुनाग, काल अशोक। काल अशोक अवंती भी ले गया साथ में। समझ में आया? तो मगध तो नहीं हरा पाया। मगध की जो हरियाणक डायनेस्टी थी, हरियाणन का देखेंगे अभी, वो तो अवंती को नहीं हरा पाई, लेकिन काल अशोक जो आया शिशुनाग डायनेस्टी का, उसने अवंती को फाइनली हरा दिया। वो भी एक बहुत बड़ी बात थी अवंती को उस समय हराना। अवंती का मतलब था ये पूरा एरिया कैप्चर कर लेना। अवंती का वर्चस्व था इस एरिया में, और मगध का वर्चस्व था इस एरिया में। दो घरानों की लड़ाई में ही सारा महाजनपद लड़ रहा था आपस में। तो लिखो इसके बारे में। हाँ बोलो बोलो बेटा। मैं महाभारत की बात अभी करूंगा। अरे यार उसकी बात करेंगे, वो सब पता। उसमें से कुछ देखो फिक्शनल भी है और कुछ रियल भी है। तो रियल की एक बार बात करेंगे। ये शोषण महाजनपद, हम यूँ कह रहे हैं कि शोषण महाजनपद के बारे में चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे पुराण हो, इन सब ने इसके बारे में लिखा है। इवन महाभारत में भी कितने किंगडम मिलते हैं, लेकिन महाभारत की बाकी की बातें जरूरी नहीं दूसरी चीज़ों में मिल रही है। समझ में आया एवरीवन? हाँ वो बताएंगे, बताऊंगा। आर्मी बहुत बड़ी थी, महाभारत के युद्ध में कितनी बड़ी आर्मी थी वो देखेंगे हम, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन वो महाभारत तो बताती है कि हमारे यहाँ एक आर्मी की यूनिट में 2.5 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स थे। अरे आज भी पूरी इंडिया में 10 लाख सोल्जर्स नहीं है। पूरी इंडिया में कितना बड़ा जीडीपी है, कितना बड़ी कंट्री है, पूरी आर्म फोर्स में 10 लाख नहीं लोग होंगे। और यहाँ पर हर कहा गया 11 यूनिट है कौरवों के पास, हर यूनिट में 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स। 7 यूनिट है पांडवों के पास, उसमें हर यूनिट में 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स। कृष्ण की अपनी नारायणी सेना है। तो वो जो प्रॉब्लम है ना वो देख लेंगे, कोई बात नहीं, साइंटिफिक बेसिस भी देख लेंगे, हिस्टोरिकल भी। मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्या पता आदमी के एट्रीब्यूट पे उसे काउंट किया हो, वी डोंट नो। और कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन किस तरीके से करी गई है, छोड़ो उस बात पे नहीं जाते हैं। देखो देखो देखो, ये तो किंगडम्स हैं। किंगडम के अंदर अलग अलग डायनेस्टी आ जाती है। जैसे अभी इंडिया का एक एम्पायर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी अलग अलग डायनेस्टी आ सकती है। जैसे एक डायनेस्टी 70 साल रूल करा, अब दूसरी डायनेस्टी रूल कर रही है, तो ये डायनेस्टी है,
वो तो चेंज हो सकता है। जैसे मगध में सबसे पहले हिरण्यक आएंगे, उसके बाद शिशुनाग आएंगे, उसके बाद नंद आएंगे, नंद के बाद मौर्य आएंगे, वो डायनेस्टी चेंज है। जैसे वो 8 नोबल, हाँ, अरे हर चीज तो पहले रिपब्लिक से ही स्टार्ट होगी। तो उनमें से कोई एक जो बड़ा हो गया वो डायनेस्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बात बड़ा हो गया, जिसके पास टैक्सेशन की ज्यादा पावर आ गई, जो ज्यादा क्यूरियस है, तेज है, चालाक है, अय्यार है, जंगल का रूल है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो निकल गया आगे। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन ये था, देख ये कैसे दे रहा है गौतम, मुझे गाली दे रहा है मन मन में। तो क्वेश्चन ये था कि हमने मगध और अवंती में बात अभी क्यों करी? बात अभी इसलिए करी कि जो वत्स किंगडम है, इसका किंग है उद्यन। क्या नाम है? उद्यन को अवंती की किंग प्रद्योत की लड़की से प्यार हो गया। उसका नाम था वासवदत्ता। क्या नाम था? और ये कहानी इतनी फेमस थी कि भास एक बहुत बड़े पोएटर रहे हैं, उसने अपनी बुक लिखी स्वप्न वासवदत्ता। उसमें किंग उद्यन की वासवदत्ता से लव स्टोरी का जिक्र है। साथ के साथ जब हर्षवर्धन आएंगे, हम बात करें 7th 8th सेंचुरी एडी की, यानी इससे बेटा आप ये कह सकते हैं 1000 साल बाद की, तो वहां पे हर्षवर्धन एक कहानी लिखेंगे प्रियदर्शिका। उस प्रियदर्शिका में भी उद्यन का वर्णन करेंगे, और साथ के साथ एक और पोयम लिखेंगे रत्नावली, जिसमें होली का पहली बार वर्णन है इंडिया में। तो उस रत्नावली में भी किंग उद्यन के बारे में लिखा गया है। तो आप ये कह सकते हो वत्स का जो किंग था उद्यन, उसके बारे में बहुत सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, बहुत सारी पोयम और बहुत सारे जो लव स्टोरी है वो उद्यन के बारे में लिखा हुआ है। जैसे भास की ही स्वप्न वासवदत्ता है। समझ में आई बात को? अरे किसने लिखी है स्वप्न वासवदत्ता? भास ने। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? लिख लो इस बात। ये स्टोरी है, वैसे कहोगे तो बता दूंगा, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं बनता कि कौन लव स्टोरी थी, उसके बाद किस तरह से वो जहर दे के मार दिया गया और क्या हुआ क्या नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। छोड़ो से। स्वप्न वासवदत्ता, ये किंग उदयन और वासवदत्ता की कहानी है। किंग उदयन कहां से आता था? वत्स से, कौशाम्बी से। एवरीवन, प्रद्योत की बेटी। अरे क्या बात है, सो नहीं रहा है, ये जगा हुआ है। हर्षवर्धन ने जो प्रियदर्शिका लिखी, उसका भी जो हीरो है वो उद्यनी है, ठीक है। और प्रियदर्शिका में ही आप एक और नाम सुनेंगे जो बड़ा फेमस होगा, पद्मावती, जिसके ऊपर मलिक मोहम्मद जैसी बाद में अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक कहानी लिखेगा, वही लव स्टोरी। एक्चुअली में हमारी इंडिया में कल्चर क्या है, एक तो मेरे को सीट नहीं दी बैठने की बेशरमों ने, ऐसे कर रख। चलो अभी पढ़ो तुम, मैं देखेंगे लिए क्या है। यहाँ बैठ जाऊँ क्या छुप के? क्या है चेयर? चलो बैठ जाता हूँ, अभी तुम बैठो, डिस्टर्ब नहीं करते क्लास में। एक तो ये है, कोई बात नहीं, अरे अभी तुम लोग पढ़ लो, अभी मेरे को थकावट होगी, मैं खुद बैठ जाऊँगा, पढ़ो पहले। तो बात ये है कि हर्षवर्धन जो प्रियदर्शिका लिख रहे हैं, बाद में मलिक मोहम्मद जैसी जो बुक लिख रहे हैं जिसका नाम पद्मावत है, आप एक कल्चर इंडिया में देखेंगे क्या हुआ। वेद जो लिखे गए हैं वो श्रुति में लिखे गए हैं। श्रुति का मतलब मतलब श्रुति का मतलब किसी ने कहा है, कहीं से सुना है, और पहली बार उसे जब पेन डाउन किया गया, किसने पेन डाउन करा ये भी नहीं पता है। इन्हें वेद कहते हैं, श्रुति। दूसरा स्मृति है। स्मृति का मतलब सुन सुन के याद किया गया है। जैसे मनु अपनी स्मृति लिखता है, स्मृति में जो है उसमें इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं। तो आप समझिए महाभारत और रामायण भी स्मृति है। ये हुई कब, इसकी एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये स्मृति है, एक बाढ़ है जो जगह जगह जाकर कही और बोली जाती थी। पेन डाउन इसे लास्ट पता है कब करा गया है? जो फाइनल रूप आया है वो गुप्ता पीरियड में आया है, 4th सेंचुरी एडी में। और कहानी कब की है नोबडी नोज द एग्जैक्टली, क्योंकि एक बाढ़ है, एक स्मृति है। जैसे ये बाढ़ी तो है उद्यन की कहानी कि भास भी लिख रहा है इस समय, उसके बाद अगर जाएंगे तो हर्षवर्धन भी लिख रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी भी लिख रहा है। एक बाढ़ है, तो उसने बाद में कंटेम्प्रोरी फिगर्स मिलाए और साथ के साथ एक पूरी रचना कर दी। एवरीवन समझ में आता है क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए
तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट गौतम चलिए नेक्स्ट आइए। तो उद्यन काफ़ी रोमांटिक हीरो रहा है बहुत सारी पोयम में, ठीक है, रत्नावली हो या प्रियदर्शिका हो। अब आ जाते हैं कुरु, या पहले पंचाल आ जाते हैं। पंचाल बस हो गया, पंचाल एक एक करके पढ़ लो, मैं सारी स्टोरी बता रही। ये आ गया जो मेन है, पंचाल आ जाओ। पंचाल एरिया कहाँ का? तो पंचाल अगर देखेंगे तो ये एरिया आपको रोहिलखंड का जो आज एरिया है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इवन मुरादाबाद, रामनगर, ठीक है। कौन आजम खान का नाम ले रहा है? भैंस चोर कौन? तो ये सब नहीं बोला करो, ये सब अच्छी नहीं बात है। पॉलिटिक्स हिस्ट्री क्लास में कोई मतलब नहीं होता इसका, है ना। वी शुड बी पॉलिटिकल न्यूट्रल, अनबाइस्ड, सेंसिटिव, इजंट इट। चलो, तो बात ये है, रामनगर का एरिया जो है, जो रोहिलखंड का आज एरिया है, जिसमें हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट देखते हैं, यहाँ पे पंचाल आता। बागपत का एरिया, मैडम बागपत से हैं, तो ये सब एरिया पंचाल में आता था। और पंचाल की 3 कैपिटल थी, ठीक है, 3 कैपिटल लिख लो। पंचाल सबसे पहले लिखो, पंचाल की कैपिटल अच्छी चित्रा, ही चित्र, हाँ अच्छी चित्रा, महाजनपद। हाँ ठीक है, विकिपीडिया नहीं खुल रहा, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ, तो इसकी बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, लिख क्या? हाँ 5G है मेरा, बहुत भारी भयंकर 5G है, नासा मेरे से ही तो ले रही है इंटरनेट। तो पंचाल की बात कर रहे हैं, इसके नॉर्दर्न कैपिटल है अच्छी चित्रा। इसका नाम सुना? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद इसी पे पड़ता है। फर्रुखाबाद फेमस है अपने जरदोजी के काम के लिए। फर्रुखाबाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पढ़ लेना भाई सर मो, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए कि उस डिस्ट्रिक्ट में क्या ऐसा है जो वर्ल्ड में फेमस है। फर्रुखाबाद का जरदोजी का काम बड़ा फेमस है। क्या होता है जरदोजी? पता? साड़ियों पे वो नहीं होता, कारीगरी होती है, जरदोजी कहते। मुझे पता, तुम्हें नहीं पता वैसे, हद हो गई है। जरदोजी, हद, इधर आ जा, फालतू में बातें करते हो। अच्छी चित्रा हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैपिटल इसका काम्पिल्य। क्या नाम है? काम्पिल्य। बरेली का एरिया सुना है? बरेली कानपुर इसी काम्पिल्य रीजन में ही आता है, ठीक है, सदर्न कैपिटल है। तो पहले अच्छी चित्रा के बारे में लिखते हैं। तो नॉर्दर्न पंचाल की कैपिटल है। पंचाल एक मोनार्की है जो बाद में, देखिए पंचाल हो या कुरु हो, पहले ये दोनों मोनार्की हुआ करती थी, लेकिन फिर इनमें पंचाल और कुरु दोनों ने महाभारत युद्ध करा। ऐसा कहा जाता, महाभारत युद्ध के बाद इनकी खत्म हो गई इकॉनमी, क्योंकि एक थुत्सीडाइट का प्रिंसिपल है, जब 2 बागर बिल्ले लड़ते हैं तो फायदा बाकी के लोगों को ही होता है। रशिया यूक्रेन ले लो या इजराइल और पहले, ठीक है, जब 2 लोग लड़ते हैं बाकी सारे लोगों का सर्कल में फायदा होता है, क्योंकि उनके सामान बिकते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट बिकते हैं, इन्फ्लेशन होता है तो बाहर ज़्यादा डिमांड होती है, दबा के बेच सकते हो, ठीक है। हमने पैसा कम कमाया यूरोप की लड़ाई में नहीं, हम तो चाहता हूँ पूरा दुनिया लड़े आपस में। ये बात कभी कभी मत कह देना, ये सब अगर कोई वो करता होगा तो कहेगा वॉर मोंगर आदमी है ये। मजाक था, लेकिन ये मजाक में कहा गया है। तो इन दोनों ने आपस में मतलब लड़ाई हुई उस समय, और लड़ाई होकर इन एरिया से ये बाद में मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गए। तो लिख लो इस बात को, पंचाल वाज के इवॉल्व एज ए मोनार्की विच लेटर कन्वर्टेड इनटू रिपब्लिकन कन्फेडरेसी। उसके बाद आएंगे एक धनानंद। कौन आएंगे? वो पंचाल को खत्म ही कर देंगे। नंद डायनेस्टी के नाना धनानंद, ठीक है। धनानंद एक छोटा मोटा आदमी नहीं है, धनानंद कह रहे हैं, महापद्मनंदा यार, सॉरी, बाप का नाम लिखो, लड़के का नाम लिखवा दिया गलती से, लिख दो बाप का नाम। क्या नाम है? महापद्मनंदा। धनानंद किस मूर्ख का नाम लिखवा दिया, ये तो अलेक्जेंडर के समय का है। महापद्मनंदा कॉन्कर्ड द पंचाल इनटू मगध एम्पायर। नेक्स्ट इसके सदर्न पंचाल की कैपिटल लिख लो, काम्पिल्य। काम्पिल्य बरेली का एरिया है। 13th जैन तीर्थंकर है जिनका नाम विमल नाथ है, उनका जन्म यहीं हुआ था। देयरफॉर ये जैन साइट है एक, अगर आप देखें। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आ जाओ, मत्स्य किंगडम। मत्स्य
क्या है? मत्स्य। मत्स्य की बात करें तो ये जयपुर का एरिया है। लो यार, ये अवंती मत करना, मत्स्य बता रहे हैं। जयपुर, भरतपुर, अलवर, ठीक है, ये सब एरिया इसके अंदर आता है। साथ के साथ मत्स्य के साथ सौर सेना भी है, साथ के साथ का है ये। सौर सेना की कैपिटल क्या है? मथुरा। ठीक, एक्चुअली में क्या है, महाभारत में देखेंगे तो सौरसेन के रीजन में ही यहीं पर एक मथुरा का रीजन है जहां बहुत सारे यादव्स रहते थे, यादूज रहते थे, और उनका जो कन्फेडरेसी का लीडर था उसको नाम बाद में बहुत सारे ग्रीक रिकॉर्ड में वृषनीज लिखा गया है। लेटर ऑन इट कन्वर्टेड इनटू विष्णु। मथुरा के रीजन से, ठीक है, ये आता था सौरसेन का रीजन। तो आप दोनों को एक साथ लिख लीजिए, बात कर रहे हैं। सही बात है। देखो उसकी बात करेंगे, डिबेट करेंगे, मैं इसीलिए तो हूँ, मेरा तो मजा इसी चीज में आता है। आज गंधा लिख पहले। कैपिटल तक्षशिला। तक्षशिला आज का रावलपिंडी है। तब भी यहाँ पे कहते थे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, आज भी पूरी पाकिस्तान को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं। लिखो तक्षशिला, समझ में नहीं आया होगा, आर्मी रहते। इट वॉज ए इंपॉर्टेंट जंक्शन ऑफ द रूट ऑफ उत्तर पद। उत्तर पद पे पड़ता है, ये समझा रखा उत्तर पद क्या है, वो सीधे ग्रेट सिल्क रोड से जाके मिलेगा, आगे बता देंगे। इंपॉर्टेंट जंक्शन ऑफ द रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया connected by Uttarapad. It was a great learning center of the time. Great learning center of the time. The center of Takshila. Center of Takshila, including intellectuals like Jeevak, a great physician. Kautilya. कैसे लिखते हो बेटा? नहीं, इतना जो मक्खी मारी है तुमने, समझ लोगे? कौटिल्य, इकोनॉमी, पॉलिटिकल ऑथर। इट हैज वेरी कमर्शियल एंड लिटरेरी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हस्तिनापुर, कुरु आ जाओ। इसका नाम हस्तिनापुर भी है, हत्तिनापुर भी है, हत्तिनापुर भी। देखेंगे मेरठ से आगे ब्रज के बिल्कुल अगर देखेंगे तो गंगा है, मेरठ से आगे जाएंगे तो गंगा के तट पे हस्तिनापुर है, तट लगता है गंगा का, हस्तिनापुर। द कैपिटल ऑफ कुरु। तो लिखो, मेरठ लिख लो। इट कुरु किंगडम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम ड्यूरिंग वैदिक एज, हाउएवर कुड नॉट रिटेन इट्स इंपॉर्टेंस during Mahajanpat period. It was later replaced by Indraprastha. And finally, Kuru migrate towards Kosam. ठीक है, अब आ जाओ द मोस्ट ऑफ ऑल, मगध। हाँ तो कंबोज लिख लो यार, एक लाइन लिख लो कंबोज। हाँ, अथर्ववेद कंपाइल इसी समय के करीब हुई है, महाजनपद पीरियड। यार फिजिशियन तो इससे पहले भी रहे होंगे। जीवक का नाम इसलिए फेमस है कि वो राजा का लड़का भी था। दूसरी बात कि 3 एम्पायर में उसका नाम, बुद्धिस्ट लिटरेचर में उसका नाम, जैन लिटरेचर में उसका नाम, ये नाम को अमर बना देता है। होंगे तो अब जैसे आप मार्क जकरबर्ग है, ठीक है, वो भी आईटी प्रोफेशनल है। चिंटू चौरसिया भी है, आईटी में काम करता है इंफोसिस में। किसका नाम लोग याद रखेंगे? चिंटू चौरसिया का? तो फिर सो ऑब्वियस, ठीक, क्यों नहीं अलाउ थी? हाँ, बोल। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैदिक ने खुद सामवेद लिखा, कहाँ, कौन पढ़ा रहा है तुझे ये? कौन पढ़ा रहा है? मैंने पढ़ाया ये। मैंने कभी बताया कि म्यूजिक अलाउड नहीं था वैदिक कल्चर में? है कौन? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गंगोर पंडित है। ऐसा किसने कहा म्यूजिक अलाउड नहीं है? हार्प हमें मिला है, तानपुरा हमें मिला है वैदिक कल्चर से। तो ये तो आईवीसी में ही चला आ रहा। और कोई सोसाइटी म्यूजिक के बिना रहती है क्या? एसेंस ऑफ द सोसाइटी। बच्चा भी, ये ताली आया है, ताली से कुछ ना हो तो ताली बजा ले, उस पर भी डांस होता है।
बस आप सरदार होने, ताली में भी डांस कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूँ, ये अच्छी बात है, ये कल्चर है। और आप देखो कितनी डेवलप्ड एक कॉम है, ठीक है। म्यूजिक से इतना प्यार करती है, आज पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कनाडा के टॉप हिट्स, यूके के टॉप हिट्स, ये गाने होते हैं इन लड़कों के, सुब बुब जैसों के। पता मुझे सब है, ऐसे कि तुम ये ऑब्लिवियन समझते हो क्या मुझे? कर दिया है सामवेद नहीं हो जाता है उसमें। हाँ। अथर्ववेद का और- सामवेद, और जो बाकी अलग से अथर्ववेद नॉन आर्यन बुक है। हाँ, तो पहला फीचर था ना ताशरुत, सुश्रुत और प्रचारक बाद में आएंगे यार। पहली बात तो सुश्रुत और चरक बाद की स्टोरी है, ये है हम बात करेंगे अभी से 200-300 साल बाद की। दूसरी चीज उससे भी ज्यादा की होगी, अभी देखेंगे 1st सेंचुरी एडी की बात है वो। दूसरी चीज, उन्होंने रेफरेंस अथर्ववेद से लिया है, समझ में आया? आयुर्वेद के जो धन्वंतरी हैं वो हो चुके हैं अब, तो वो आयुर्वेद के जो गुरु हैं धन्वंतरी, वो रेफरेंस लेते हैं अथर्ववेद से। और धन्वंतरी के बाकी ये चेले चपाटे हैं सारे। नहीं समझ में आया यार? तू अभी म्यूजिक की बात कर रहा था, ये नहीं, म्यूजिक अलग चीज है, हाँ, म्यूजिकल है, काटना पाटना अलग चीज है। सामवेद नहीं, अथर्ववेद की बात कर रहे हैं। तो अथर्ववेद आ चुका था, अथर्ववेद महाजनपद एज में ही कंपाइल हुआ है। तो ये जीवक और सुश्रुत थोड़े बाद में आएंगे, जीवक पहले के, चाहे वन ऑफ द ग्रेट फिजिशियन ऑफ दैट टाइम। सुश्रुत और चरक तो बहुत बात की स्टोरी है यार, अभी तो आप लेके भी मत आइए उसे। मैं जब तक ना कहूँ अपना दिमाग नहीं लगाना हिस्ट्री में, ठीक है? आ जाओ इधर आओ। तो कुछ रिपब्लिक याद कर लो कौन कौन से हैं, इधर आ जाओ। कंबोजा, मल्ल, वृज्जी और अशाक। तो क्या है? कंबोजा, मल्ल, वृज्जी, अशाक। कुरु और पंचाल बाद में जाके रिपब्लिक हो गए, ठीक है एवरीवन? तो 4 गण राज्यों को याद कर लेना, बाकी सब मोनार्की हैं। कंबोजा के बारे में एक लाइन लिख लो, कैपिटल इसकी राजपुरा, राजपुरा।